1774 की गर्मी का मौसम अमेरिका में बहुत तनाव का समय था। अटलांटिक तट पर फैले 13 उपनिवेश ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक कड़वे विवाद में फंस गए थे। कई सालों से उपनिवेशवादी ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए अनुचित करों और कानूनों का विरोध कर रहे थे। वे स्वशासन के अपने अधिकार में विश्वास करते थे, लोगों द्वारा लोगों के लिए एक सरकार। लेकिन किंग जॉर्ज तृतीय और ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय उन्होंने बढ़ते विद्रोह को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अमेरिका और सैनिक भेजे। बदले में उपनिवेशवादियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार अपने स्वयं के मिलिशिया का गठन किया। हवा प्रत्याशा से भर गई, क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था। उपनिवेशों के सबसे बड़े शहर फिलाडेल्फिया में अवज्ञा की भावना सबसे तेज थी। यह यहाँ था, सुंदर स्टेट हाउस में, जिसे बाद में इंडिपेंडेंस हॉल नाम दिया गया, जहां प्रत्येक कॉलोनी के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। ये नेता थे जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन जैसे लोग, जो एक राष्ट्र के भाग्य का फैसला करें। वे वकील, व्यापारी, किसान थे। सामान्य पुरुषों को असाधारण निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता था। जब वे दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस की तैयारी कर रहे थे, तो इतिहास का भार उनके कंधों पर टिका हुआ था। युद्ध अपरिहार्य लग रहा था, लेकिन फिर भी वे एक शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे थे। फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल गतिविधियों से भरा हुआ था। 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि इसके भव्य हॉल से जल्दी जल्दी गुजरे। उनके चेहरे चिंता और दृढ़ संकल्प से सने हुए थे। इमारत खुद एक घड़ी टावर के साथ एक आलीशान ईंट संरचना अंदर किए जा रहे फैसलों के वजन के साथ गूंज रही थी। असेंबली रूम के भीतर हवा, जहां दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई थी, प्रत्याशा से भरी हुई थी। ऊंची खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी, वहां एकत्रित पुरुषों को रोशन कर रही थी। हमें ब्रिटेन से पूरी तरह से नाता तोड़ लेना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में जॉन, लेकिन हमें एकता और समझौता करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। मैं समझता हूँ बेंजामिन, अब हम जो शब्द चुनते हैं वे युगों युगों तक गूंजेंगे। हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। उपनिवेशों का भाग्य अधर में लटका हुआ था जब ये लोग अपने अगले कदम पर बहस कर रहे थे। वर्जीनिया के एक युवा प्रतिनिधि थॉमस जेफरसन को उपनिवेशवादियों की शिकायतों को शब्दों में बयां करने का काम सौंपा गया था। वह फिलाडेल्फिया के बाहरी इलाके में एक किराए के कमरे अपने आवास पर सेवानिवृत्त हुए और काम पर लग गए। यह कार्य कठिन था, लेकिन एक प्रति गिफ्टेड लेखक जेफरसन ने इसे विशिष्ट फोकस के साथ किया। वह जॉन लोके जैसे प्रबुद्धतावादी विचारकों से प्रेरित होकर मनुष्य के अधिकारों में गहराई से विश्वास करते थे। वह स्थिति की गंभीरता को समझ गया था, न केवल शिकायतों की सूची, बल्कि एक नए तरह के राष्ट्र के लिए एक दृष्टि को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ संपन्न किया गया है। जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज दिन रात में बदलते गए, क्योंकि जेफरसन ने दस्तावेज पर काम किया। उन्होंने लिखा और फिर से लिखा, ध्यान से प्रत्येक वाक्यांश को गढ़ा। उन्होंने उन तरीकों को सूचीबद्ध किया जिनसे किंग जॉर्ज तृतीय ने इन अधिकारों का उल्लंघन किया था। उपनिवेशवादियों की स्वतंत्रता की इच्छा को उचित ठहराया। स्वतंत्रता की घोषणा, जैसा कि इसे जाना जाता है, केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, ये आदर्शों की घोषणा थी। अनुभाग 4, वाद विवाद और संशोधन, एकता की कीमत। घोषणा पत्र का मसौदा महाद्वीपीय कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे कई दिनों तक गर्मागर्म बहस छिड़ी रही। ब्रिटिश प्रतिशोध के डर से कुछ प्रतिनिधियों ने सुलह की वकालत की। अन्य स्वतंत्रता की इच्छा से प्रेमबोल्डन ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। हर शब्द, हर वाक्य की जांच की गई और बहस की गई। जेफरसन ने अपने शब्दों को विच्छेदित और बहस करते हुए देखा, गर्व और हताशा का मिश्रण महसूस किया। बदलाव किए गए, समझौता हुआ। दस्तावेज को संशोधित और संपादित किया गया था, जो सहयोग की शक्ति और लोकतंत्र की जटिलताओं का प्रमाण है। इस सब के माध्यम से मुख्य संदेश बना रहा, उपनिवेशों को ब्रिटिश अत्याचार से मुक्त खुद पर शासन करने का अधिकार था। प्रतिनिधि अपने मतभेदों के बावजूद इस मूलभूत सत्य में अपने विश्वास में एकजुट थे। अनुभाग 5, 4 जुलाई 1776, एक राष्ट्र ने जन्म लिया। अंत में 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया गया। फिलाडेल्फिया में चर्च की घंटियां बज उठी, क्योंकि खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन हैनकॉक द्वारा एक साहसिक उद्दंड हाथ में हस्ताक्षरित दस्तावेज ने दुनिया के सामने घोषणा की कि 13 उपनिवेश अब एक स्वतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र थे। यह जीत का क्षण था, वर्षों के संघर्ष और बलिदान की परिणति। घोषणा पर हस्ताक्षर लड़ाई का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। आगे स्वतंत्रता के लिए एक लंबा और खूनी युद्ध हुआ, लेकिन उस दिन उस कमरे में एक राष्ट्र का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता, समानता और स्वशासन के आदर्शों पर स्थापित राष्ट्र, आदर्श जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करेंगे। अनुभाग 6, घोषणा की विरासत, स्वतंत्रता का प्रकाश स्तंभ। स्वतंत्रता की घोषणा विचारों की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में है। इसने पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों को अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। इसके शब्द चर्मपत्र में उकेरे गए हैं और हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। हमें याद दिलाते हैं कि सभी लोग समान बनाए गए हैं और जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के अधिकार के पात्र हैं। घोषणा की विरासत सिर्फ अमेरिकी नहीं है, यह सार्वभौमिक है। यह उन सभी के लिए आशा की किरण है जो अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए तरसते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि अत्याचार और उत्पीड़न के सामने भी मानव आत्मा स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों द्वारा निर्देशित विजय प्राप्त कर सकती है। स्वतंत्रता की घोषणा केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, यह मानव भावना की स्थायी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है।